Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Umar bin Abid and you are watching Umar Linguistics. So, this is lecture 8 of chapter 1 Articulation and Acoustics. And we have been discussing phonetics in detail for last 8 to 9 lectures. And we are following the book A Course in Phonetics by Peter Ledford and Keith Johnson. And it is the 7th edition, actually the latest edition of this book. So in this lecture we are going to look at suprasegmentals. You may have already heard about this phenomena. So we shall look at suprasegmental features briefly, uh, just for example stress, pitch, loudness and intonation. So in this lecture I shall speak in Urdu, or you can say in Hindi. Throughout this lecture I'll speak in Urdu or Hindi. And if you want to watch the same lecture in English, so I have added the link in the description below. So because my channel is bilingual, so I make each video both in Urdu as well as in English. So I have added the link of English in the description below, so you can watch that lecture if you don't understand Urdu or Hindi, because now onwards I'll speak in Urdu. तो सबसे पहले अगर हम देखें कि स्पीच कैसे फॉर्म होती है हमारी, ठीक है, यानी जो हमारी मीनिंगफुल स्पीच है उसे हम किस तरह जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, आपको पता है हमारे पास मेन दो साउंड की टाइप्स हैं, ठीक है, और इनके ज़रिए जो है वो हम कह सकते हैं कि वॉवल्स और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो सेगमेंट्स हैं स्पीच के, और या वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स मिल के जो है वो स्पीच बनाते हैं। यानी वॉवल और कॉन्सोनेंट आपको पता है कि सेपरेटली हर लैंग्वेज में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट जो है वो कुछ सेगमेंट्स हैं, और इन्हें जब हम मिलाते हैं तो उसके ज़रिए ही हम स्पीच करते हैं, यानी हम बोलते हैं, जो मीनिंगफुल स्पीच हमारी होती है इन दोनों का कम्बिनेशन होती है। और जब कोई भी वावल या कॉन्सोनेंट मिलता है तो हमें पता है उससे एक सिलेबल बन जाता है, और सिलेबल्स जब कंबाइन होते हैं तो वर्ड्स और अटरेंसेस उनसे कम्प्लीटली जो है वो बनने लग जाती हैं। इसी तरह सिलेबल में ही कुछ और फीचर्स भी ऐड होते हैं जब हम, यानी ये जब हम स्पीच प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या सिलेबल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उनके साथ कुछ और जो फीचर्स हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, यानी सुपर इम्पोज कुछ फीचर होते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब एक तो किसी चीज़ की रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है, किसी चीज़ का कोई दो चीज़ों की एक जैसी क्वालिटी हो तो उन्हें भी हम सुपर इम्पोज कह देते हैं। लेकिन सुपर इम्पोज का ये भी मतलब होता है कि कुछ क्वालिटीज़ जो थोड़ी सिमिलर क्वालिटीज़ हों या एक ही चीज़ की डिफरेंट क्वालिटीज़ हों तो उन्हें भी हम सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो सिलेबल्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं या स्पीच प्रोड्यूस करते हैं तो उस दौरान कुछ और फीचर्स भी होते हैं जिन्हें हम सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स कहते हैं, ठीक है। तो सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स हैं क्या? सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स जो हैं इनमें हम देखते हैं स्ट्रेस और पिच की वेरिएशन को, कि स्पीच के दौरान स्ट्रेस और पिच कैसे कैसे कहाँ कहाँ चेंज हो रही है। इवन कि हम वेरिएशंस इन लेंथ्स, यानी कौन सा किस साउंड को, किस सेगमेंट को हम कितना लेंथी प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये चीज़ें भी हम आमतौर पर सुप्रा सेगमेंटल में देख सकते हैं। लेकिन यह है कि ये जो लेंथ है ये क्योंकि एक सेगमेंट को भी मुतासिर कर सकती है। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक ही वावल को इतना लंबा बोल दूँ आ, ठीक है, और मे भी मैं किसी जो है वो पूरे सिलेबल को भी ज़्यादा लेंथी बोल दूँ, जैसे बुक में मैं कहूँ बुक, इस तरह भी कह सकता हूँ। तो लेंथ जो है ये एक सुप्रा सेगमेंटल फीचर भी है, लेकिन ये एक सेगमेंटल फीचर भी है, ठीक है। जो सुप्रा सेगमेंटल फीचर नहीं होते उन्हें हम आमतौर पर सेगमेंटल फीचर कहते हैं। इन चीज़ों को हम आमतौर पर कभी कभार सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी या सेगमेंटल फोनोलॉजी के अंडर भी स्टडी करते हैं। तो क्योंकि ये जो कोर्स है, ये जो हम फोनेटिक्स के लेक्चर्स हम
पिछले 8-9 लेक्चर से देख रहे हैं। ये क्योंकि हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, तो लिहाजा इस लेक्चर में भी हम सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में तो स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ हद तक जो है वो बेसिक चीज़ों को अब देखेंगे। सो जो आर्टिकुलेशन है और यानी सुप्रा सेगमेंटल से रिलेटेड आर्टिकुलेशन और जो अकूस्टिक्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स को देखेंगे कि वो इंग्लिश में किस तरह वर्क करते हैं। साथ साथ मैं उर्दू की भी एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि हम में से अक्सर की लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू या हिंदी ही मौजूद है। स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस आ जाता है। जो स्ट्रेस में जो वेरिएशन जब आती है ख़ास तौर पर इंग्लिश में, तो उसके ज़रिए हम नाउन और वर्ब को डिस्टिंग्विश आमतौर पर करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल देखें, अगर हम सिंपल कहें ओवरफ्लो, ठीक है, या हम एन ओवरफ्लो फॉर एग्जाम्पल ओवरफ्लो एज अ नाउन कहें, और अगर हम कहें टू ओवरफ्लो, ठीक है। इसी तरह इंसल्ट, अगर मैं कहूँ ही फेसिस अ स्वेयर इंसल्ट, लेकिन मैं कहूँ ही इंसल्टेड हर या शी इंसल्टेड हर, ठीक है, तो इधर इंसल्ट जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह कुछ एग्जांपल इस तरह की में, जैसे प्रेजेंट है, PRESENT, प्रेजेंट, ये एक नाउन है, लेकिन जब ये वर्ब के तौर पर यूज़ होता है तो एक तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है और ये प्रीजेंट हो जाता है, प्रीजेंट, यानी इस स्ट्रेस जो है वो सेकंड सिलेबल पर आती है। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, मैं अभी आपको ये वर्ड्स नेटिव स्पीकर्स के ज़रिए सुना भी देता हूँ। तो जो हम नाउन्स में आम तौर पर, ख़ास तौर पर जो टू सिलेबल्स के वर्ड्स हों आमतौर पर, उनमें नाउन्स में जो है वो फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस होता है, जबकि जो वर्ब्स होते हैं उनमें जो स्ट्रेस होता है वो सेकंड सिलेबल पर होता है। अब मैं आपको पहले सुना भी देता हूँ ये, ठीक है, अभी बल्कि कुछ और एग्जांपल्स के बाद, और मैं आपको डिक्शनरी से भी दिखा देता हूँ कि हम स्ट्रेस को कैसे देख सकते हैं। आमतौर पर एज अ नॉन नेटिव स्पीकर हमें ये प्रॉब्लम आती है कि आमतौर पर कभी हमें तो स्ट्रेस का इतना वो नॉलेज ही नहीं होता, अनलेस कि हमने ये ट्रेनिंग ली हो इस तरह की लैंग्वेज सीखने की। लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में भी ये चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उर्दू की। उर्दू में हम कहते हैं खाना, ठीक है, अ, और ये मैं दो लिखता हूँ खाना। अभी कभी कभार हम कहते हैं कि मैंने खाना खाना है, मैंने खाना खाना है। अब आप इस पे देखेंगे कि मैं जब कहूँगा मैंने खाना खाना है, यानी खाना एक पहला खाना जो है वो मैं एज अ नाउन बोल रहा हूँ, दूसरा खाना जो है वो मैं एज अ वर्ब बोल रहा हूँ। तो मैं कहूँगा मैंने खाना खाना है, मैंने खाना खाना है। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो दूसरा खाना है जो एज अ वर्ब है, उसमें खा पर जो है मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने खाना खाना है, मैंने खाना खाना है, और इसमें आमतौर पर मुझे सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस फील हो रही है। तो ये जो क्या कहते हैं, जो इंग्लिश है, ये उसके बिल्कुल हमें ऑपोजिट चीज़ नज़र आ रही है। इंग्लिश में अब हम क्या देख रहे हैं कि ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, यानी इंग्लिश में जो टू सिलेबल का वर्ड है तो उसमें सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस आ रही है, जबकि एज वो वर्ब बोला जा रहा है, और फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस आ रही है जबकि वो एज अ नाउन बोला जा रहा है। लेकिन उर्दू में अगर इस तरह के दो वर्ड हों तो आप देख सकते हैं कि हम इस तरह कहेंगे मैंने खाना खाना है, मैंने खाना खाना है, कि हम फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस दे रहे हैं। तो हर लैंग्वेज में जो स्ट्रेस पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और ये भी हम कुछ आने वाले लेक्चर्स में जो है वो देखेंगे। मैं फ़िलहाल आपको ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी से भी ये वर्ड्स को सुनवा देता हूँ। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस का एक ग्रामेटिकल फंक्शन है, एक ही वर्ड है, यानी जैसे
इंसल्ट, अगर आप इसके फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस देते हैं तो वो एज अ नाउन कंसीडर किया जाएगा, और अगर आप इसके सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस देते हैं तो वो एज अ वर्ब कंसीडर किया जाएगा। और आमतौर पर स्ट्रेस के सिंबल को इस तरह एक छोटे से बार से शो किया जाता है उस सिलेबल के शुरू होने से पहले। और उर्दू में भी हमने देखा कि इसका मतलब है कि उर्दू में भी स्ट्रेस का जो है वो कई जगहों पर हमें ग्रामेटिकल फंक्शन नज़र आएगा। इवन के इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश में स्ट्रेस का एक और फंक्शन है, कंट्रास्टिव एम्फोसिस के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आई वांट रेड पेन नॉट अ ब्लैक वन। इसमें अब देखें कि मैंने जो है वो ब्लैक पर, आमतौर पर नेटिव स्पीकर भी अगर ये सेंटेंस बोलेंगे वो इसी तरह बोलेंगे, यानी वो ब्लैक पर ही, ब्लैक के फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस देंगे। आई वांट अ रेड पेन नॉट अ ब्लैक वन। आई वांट, या इस तरह भी वो कह सकते हैं, आई वांट अ रेड पेन नॉट अ ब्लैक वन। ठीक है, तो इसमें भी आपको इस तरह की जो है वो स्ट्रेस पैटर्न नज़र आ सकता है। तो एक तो मैं आपको सुना भी देता हूँ। अब ये देखें कि एज अ वर्ब जो है वो ये ओवरफ्लो है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला साइन इधर हमें नज़र आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रेस सिलेबल का। सो ये इस तरह बना ओवरफ्लो। और अब हम इससे सुन भी लेते हैं। overflow, 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 तो आप नोट कर रहे होंगे क्योंकि स्ट्रेस सिंबल भी है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कभी कभार के किस सिलेबल पर स्ट्रेस है या नहीं है, तो आप डिक्शनरी देख सकते हैं। लेकिन एज अ फोनेटिशियन या एज अ स्टूडेंट ऑफ फोनेटिक्स आपको ये देख कर भी पता चल सकता है, यानी आप देख कर भी सही प्रोनाउंस कर सकते हैं कि हमें इसे इस तरह प्रोनाउंस करना है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। ठीक है, इसी को अगर हम नाउन में देखें overflow, तो नाउन में देख रहे हैं कि फर्स्ट सिलेबल पर जो है वो स्ट्रेस है। तो ऑटोमेटिकली अगर फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस हो तो फिर दूसरा मार्क लगाना ज़रूरी नहीं होता। ये हम वैसे भी दो सिलेबल को इकट्ठा जो है वो स्ट्रेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये किस तरह होगा, ओ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। खैर सुन लेते हैं, नेटिव स्पीकर ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। overflow, 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 इसी तरह अगर अब हम इंसल्ट भी देख लें, ये वाला वर्ड भी, insult, तो ये एज अ वर्ब है। तो इंसल्ट, इंसल्ट। insult, 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 और एज अ नाउन, insult, ठीक है, तो वो देखने फर्स्ट पे है, सुन भी लेते हैं। insult, insult, इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, परवर्ट, परवर्ट। ठीक है, या फिर प्रेजेंट, प्रेजेंट। खैर उसमें तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी चेंज हो रही है। अब मैं आपको जो क्या कहते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ के चलते हैं अभी, फिर ये डिस्कस करेंगे मज़ीद। इंग्लिश में जो स्ट्रेस प्रोडक्शन है, यानी स्ट्रेस जो है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है इंग्लिश में, पहले इससे ये होता है कि बाय इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स प्रोड्यूसिंग ग्रेटर लाउडनेस। तो स्ट्रेस की वजह से जो है वो लाउडनेस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जब हम किसी वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं तो वो इसका मतलब वो ज़्यादा लाउड भी होगा। तो रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं हमारे, ठीक है, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, यानी क्योंकि ज़ाहिर हम ज़्यादा जो है वो उस पर ज़ोर दे रहे होते हैं। और स्ट्रेस देते हुए हम एग्जैजरेशन भी करते हैं, कॉन्सोनेंट की भी और वावल की भी। फॉर एग्जांपल, अगर वावल हाइट है तो यानी वावल को हम ज़्यादा हाई कर देंगे। और ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि जो आमतौर पर हाई वावल्स होते हैं, फ्रंट हाई वावल्स हैं, उनकी थोड़ी पिच भी ज़्यादा होती थी इसी वजह से। तो जैसे अगर आप, हमने कहा था कि अगर आप हाई नोट कहना चाहें तो तब भी आपको जो है वो टंग काफ़ी हाइट पर ले जानी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ ई, ठीक है, या मैं कहूँ बीट। ठीक है, और इसी तरह स्टॉप एस्पिरेशन। ठीक है, और कॉन्सोनेंट में हम आमतौर पर क्या करते हैं कि जो एस्पिरेशन है स्टॉप्स की, यानी जिन्हें हम प्लोसिव भी कहते हैं, जैसे फ ब म ख ठ ड, ये सारे जो स्टॉप साउंड्स हैं, ठीक है, जो हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनकी इनमें इनमें से कई जो हैं उनमें एस्पिरेशन होती है, तो हम एस्पिरेशन ज़्यादा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक मैं ये भी कह सकता हूँ फाक, लेकिन मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहूँ, मैं कहूँगा फाक, फाक। ठीक है, तो एस्पिरेशन जो है उसमें एग्जैजरेशन, या वावल हाइट में एग्जैजरेशन, इसके ज़रिए भी स्ट्रेस
प्रोड्यूस करते हैं, या बाय एग्जैजरेशन ऑफ पिच सो डैट लो पिचेस आर लोअर एंड हायर पिचेस आर हायर। एक और चीज़ होती है कि हम पिच को हाई या लो करते हैं, यानी जो हम अभी नोट वाली बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एक मैं अगर इस तरह कहना चाहूँ बा, ठीक है, तो ये मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैंने पिच को एग्जैजरेट किया और मैं पिच को बहुत ज़्यादा हाई लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ ब ब, ठीक है। आमतौर पर जैसे मैंने लास्ट वीक लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी, म्यूज़िक में आमतौर पर आपने सुना होगा कि ये आपका लो नोट अच्छा नहीं है, आपके हाई नोट्स अच्छे नहीं हैं। म्यूज़िक में आमतौर पर हाई नोट और लो नोट की बड़ी बात होती है ना, ठीक है, ठीक है। कभी वो कहते हैं आ इस तरह, तो आखिर पे यानी जैसे मैंने भी लो नोट किया, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस के ज़रिए हम किसी जिस नोट को हम ऊंचा करना चाहें उसकी पिच हम स्ट्रेस के ज़रिए ज़्यादा कर सकते हैं, और जिसकी लो रखना चाहें तो उसकी हम वो लो कर देते हैं इस तरह। और हम ये भी देख सकते हैं कि वेयर द स्ट्रेस अकर्स ऑन अ वर्ड बाय ट्राइंग टू टैप योर फिंगर इन टाइम विद ईच सिलेबल। यानी इसकी एक उन्होंने एग्जांपल दिया, क्योंकि पीटर लैडफो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल करके बताते हैं। उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल आप ना कोई भी वर्ड प्रोड्यूस करें और उसके हर सिलेबल के साथ ना आप फिंगर को कहीं किसी सरफेस पर टैप करते जाएं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब एक वर्ड की उन्होंने एग्जांपल दी थी अबोमिनेबल, अबोमिनेबल। तो इसमें ये जो बर्स है, यानी जो सेकंड सिलेबल शुरू होता है, ये स्ट्रेस है, तो अबोमिनेबल। अगर हम इस पे बोलते हुए फिंगर को टैप करें, आप कोशिश कीजिएगा सुन तो देखें इस तरह, यानी अबोमिनेबल, अबोमिनेबल, अबोमिनेबल। तो आमतौर पर हमें ये फील होगा कि जो स्ट्रेस सिलेबल है ना, उस पे हम फिंगर को टैप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस सिलेबल की वो उसमें थोड़ी एग्जैजरेशन भी होती है। हम यानी पहले सिलेबल पर पे फिंगर टैप करना हमारे लिए मुश्किल होगा, यानी अ अ यानी अगर मैं इस तरह करूँ अ अब अब, तो थोड़ा मुश्किल होगा ये, यानी उनका मकसद है। तो अबोमिनेबल पर जो स्ट्रेस सिलेबल है उस पर आप फिंगर टैप इजीली कर सकते हैं। इन टाइम भी, यानी उस टाइम के दौरान हम कितनी फिंगर टैप कर सकते हैं। सो अबोमिनेबल, 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 इस तरह, ठीक है। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो अब हम जो है वो सारे जो एग्जांपल्स देखी हैं इन्हें हम सुन लेते हैं, तो हमें थोड़ा मज़ीद पता चल जाएगा। तो जो यानी वेबसाइट है इस बुक को अकम्पनी करती है, उधर से ही एग्जांपल्स के थ्रू हम सुनते हैं। तो आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप 1.6 पर आएंगे, व्हाट वर्ड्स डैट इलस्ट्रेट डिफरेंसेस इन स्ट्रेस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, और ऊपर वो वर्ड्स और सेंटेंसेस मौजूद हैं जो हम सुनने जा रहे हैं। तो अब सुनते हैं। insult, insult, pervert, pervert, overflow, overflow. I want a red pen, not a black one. ठीक है, तो आपने सुन। अब अगर हम पिच की बात करें कि पिच क्या है, तो पिच आमतौर पर चेंज होती है ड्यू टू वेरिएशन इन लैरिंजियल एक्टिविटी, यानी हमारे लैरिंग्स की एक्टिविटी के साथ साथ पिच चेंज होती है। और इसका आमतौर पर पिच के चेंज होने का स्ट्रेस के चेंज होने से ताल्लुक़ नहीं है। यानी इट इज़ पॉसिबल कि यानी ये स्ट्रेस से बिल्कुल डिफरेंट, यानी स्ट्रेस का इस पे कोई असर नहीं है। यानी अगर किसी चीज़ पे हम स्ट्रेस या कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पिच भी ज़्यादा या कम होगी, क्योंकि पिच एसोसिएट है, हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, पिच एसोसिएट विद द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल फोल्ड्स, कि जितनी ज़्यादा स्पीड से हमारे वोकल फोल्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट होंगे, इतनी ज़्यादा ही पिच होगी, और जितने लेस स्पीड से वोकल फोल्ड वाइब्रेट होंगे, इतनी ही ज़्यादा पिच जो है वो कम होगी। और जैसे हमने अर्लियर लेक्चर्स में कुछ बात की थी, हमने कहा था इसे वॉइस पिच, ठीक है। और वॉइस पिच को हमने यानी वाइब्रेशन ऑफ वोकल फोल्ड्स को हमने कहा था वॉइस पिच है ये, और इसे हमने डिस्टिंग्विश किया था कैरेक्टरिस्टिक ओवर टोन ऑफ वावल, यानी वोकल ट्रैक्ट पिचेस एंड द रेट ऑफ वोकल फोल्ड
वाइब्रेशन, यानी हम वॉइस पिच में और क्या कहते हैं कि वोकल ट्रैक्ट पिचेस में थोड़ा इस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक जो हमारी पिच होती है वॉइस की जो शुरू में प्रोड्यूस होती है और फिर उसमें कुछ मज़ीद जो है वो पिचेस जो है वो ऐड होती रहती हैं बेस्ड ऑन वोकल फोल्ड वाइब्रेशन, कि वोकल फोल्ड वाइब्रेशन जैसे वो बढ़ती जाती है तो मज़ीद वोकल ट्रैक्ट पिचेस जो हैं वो ऐड होती जाती हैं। और पिच ऑफ द वॉइस जो है वो हम चेंज कर सकते हैं टू सिंग डिफरेंट नोट्स इन अ सॉन्ग, यानी सॉन्ग में हम जो डिफरेंट नोट्स गाते हैं तो उसके लिहाज से हम पिच चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कभी हम लो नोट कहते हैं तो कभी हाई नोट इस तरह। तो बिकॉज ईच ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वोकल फोल्ड्स काजेज अ पीक ऑफ एयर प्रेशर इन द साउंड वेव। हमने साउंड वेव में देखा भी था, ठीक है, कि वोकल फोल्ड्स जितनी दफ़ा क्लोज और ओपन होते हैं, ठीक है, क्योंकि वोकल एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है ना, ठीक है, तो जितनी दफ़ा वोकल फोल्ड्स ओपन या क्लोज होंगे क्योंकि वाइब्रेशन इसी तरह प्रोड्यूस होती है तो इतनी ही जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो इस तरह पीक्स बनती जाएंगी, ठीक है, जो हमने स्पेक्ट्रोग्राम में बारहा देख भी चुके हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। So we can estimate the pitch of the sound by observing the rate of occurrence of the peaks in the waveform, यानी पीक्स कितनी ज़्यादा पीक्स जो हैं जो एक वेवफॉर्म में अक्कर कर रही हैं तो उस लिहाज से हम पिच को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और मोर एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हम साउंड की फ्रीक्वेंसी भी इन पीक्स को देखकर जो है वो मेजर कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये जैसे आप एक वेव फॉर्म देख सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा पीक्स नज़र आ रही हैं। तो ये पीक्स जो हैं ये असल में हर पीक जो है वो एक वाइब्रेशन को शो कर रही है। और जब हम इसी चीज़ को प्राड जैसे सॉफ्टवेयर्स में देखते हैं तो हम इन पीक्स को इवन के इतना ज़्यादा जूम कर सकते हैं कि हम हर पीक को जो है वो अलग अलग देख भी सकते हैं। तो पिच की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो द पिच ऑफ अ साउंड इज़ एन ऑडिटरी प्रॉपर्टी। तो पिच जो है वो एक ऑडिटरी प्रॉपर्टी है दैट इनेबल्स द लिसनर टू प्लेस इट ऑन अ स्केल गोइंग फ्रॉम अ लो टू हाई। बारहा ये भी हम बात कर चुके हैं बार बार कि भाई जो पिच है ये एक ऑडिटरी प्रॉपर्टी है और इसे हम जो है वो महसूस कर सकते हैं कि जब हम सुन रहे होते हैं तो अब आपको फील हो गया कि शुरू में मेरी पिच हाई थी और आखिर में लो थी, क्योंकि ये एक परसेप्टिव चीज़ है पिच जो है, तो हमें इससे पता चल जाता है। यानी हमें पिच की परसेप्शन के लिए हमें उसकी अकूस्टिक प्रॉपर्टीज़ में जाना जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि हम अकूस्टिक यानी उसका वेव फॉर्म भी देखें, उसका स्पेक्ट्रोग्राम देखें, फिर ही हमें पता चलेगा। हाँ, उसे हम तब देखते हैं जब हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट को देखना हो, लेकिन हमें पिच जो है इस तरह पता चल जाता है। और पिच यही होती है, ऑडिटरी प्रॉपर्टी है, इनेबल द लिसनर टू प्लेस इट ऑन अ स्केल गोइंग फ्रॉम लो टू हाई। यानी लिसनर जो है वो लिसनर इस चीज़ को जो आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ स्केल या नोट लो है और कहाँ हाई है स्पीच में, उसको ही पिच कहते हैं। और प्रैक्टिस में जब पिच आमतौर पर ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। और क्योंकि हम अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम यानी बिल्कुल फ्यू लेक्चर्स हमने अभी किए हैं फोनेटिक्स के बारे में और इधर हम ज़्यादा बहुत डिटेल से डिफ्रेंशिएट भी नहीं करेंगे, लेकिन पिच ऑफ अ साउंड में बी इक्वेटेड विद इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी जो हमने थोड़ी बहुत सी बात की थी कि जो फर्स्ट पिच जिस पे कोई भी जो है वो वावल हम प्रोड्यूस करते हैं वो आमतौर पर उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो पिच जो है वो किसी भी साउंड की पिच को हम देख सकते हैं, किसी भी साउंड की पिच को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ज़रिए। और लेकिन यह कि कुछ बुक्स जो हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं करती टू टर्म्स में, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और पिच में। आमतौर पर कई बुक्स में कोड में जो है वो इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। और हालांकि हम जैसे देख चुके हैं कि पिच जो है वो तो एक ऑडिटरी प्रॉपर्टी है, लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है ये एक फिज़िकल एट्रीब्यूट है, ठीक है। यानी क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आमतौर पर कुछ एक फ़िक्स स्केल में मौजूद होती है, ठीक है, उसकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है।
अब हम फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी भी एक टेक्निकल टर्म है फॉर एन अकूस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ साउंड नेमली। तो फ्रीक्वेंसी मेजरेबल इजीली है एज कंपेयर टू पिच। पिच को भी ऑल्दो हम मेजर कर लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ कंप्लीट रेपिटेशंस ऑफ अ पैटर्न ऑफ एयर प्रेशर वेरिएशन अकरिंग इन अ सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर जो एक कंप्लीट वाइब्रेशन होती है, ठीक है, कंप्लीट रेपिटेशन होती है एयर प्रेशर की, तो उसे हम आमतौर पर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या एक पूरी एक वेव फॉर्म की रेपिटेशन जो है वो भी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और वो एक उसका कंप्लीट साइकिल होता है। वो भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे वो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी इस बारे में। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ है, जिसे हम HZ भी लिख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर वोकल फॉल्ट जो है वो 220 टाइम्स यानी 220 दफ़ा ओपन और क्लोज होते हैं एक सेकंड में, तो इसका मतलब है कि उन्होंने 220 साइकिल्स पूरे किए हैं, तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी क्या होगी 220 हर्ट्ज़। तो जो हमने अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वावल आ, जो कि हमने अभी मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, वो 100 हर्ट्ज़ है। क्यों 100 हर्ट्ज़ है? इसका मतलब है कि वोकल फॉल्ट ने जो पल्सेस प्रोड्यूस की हैं वो या वोकल फॉल्ट्स एक सेकंड में 100 टाइम्स जो हैं वो क्लोज और ओपन हुए हैं। और ठीक है, या फिर वो द वोकल फॉल्ट पल्सेस अकर्ड एट एवरी, और इसका मतलब है कि हर वोकल फॉल्ट की जो ओपनिंग और क्लोजिंग हुई है वो हर 10 मिली सेकेंड में एक दफ़ा हुई है, सॉरी 100 दफ़ा सेकंड में। यानी ज़ाहिर है एक सेकंड के 100 पार्ट्स में अगर वोकल फॉल्ट्स एक दफ़ा वाइब्रेट होगा तो ही वो एक सेकंड में 100 टाइम्स जो है वो वाइब्रेट होगा। ये वो एग्जांपल है। तो आप देख रहे हैं इधर से लेके इधर तक एक कंप्लीट साइकिल पूरा हुआ है, और ये 0.01 यानी 100 ऑफ सेकंड में एक साइकिल पूरा हुआ है। तो जब हमने आ प्रोड्यूस किया, यानी ये जो जिस बंदे ने आ प्रोड्यूस किया, तो उसके वोकल फॉल्ट्स 1 सेकंड में 100 टाइप्स जो है वो क्लोज और ओपन हुए हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट साइकिल है जो हमें ये वेव फॉर्म से पता चल जाता है। तो अब हम इंटोनेशन को देखते हैं। तो इंटोनेशन आमतौर पर पिच पैटर्न जो होता है किसी भी सेंटेंस का, वो उसे हम पिच इंटोनेशन कहते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में लो या हाई नोट्स की जो परसेप्शन होती है, यहाँ हमें लगता है कि इधर जो है वो स्पीकर नोट थोड़ा हाई है और इधर थोड़ा लो है, ठीक है। राइज इधर यानी स्पीच राइज हो रही है और इधर फॉल हो रही है, तो इस पिच पैटर्न को हम इंटोनेशन कहते हैं। और अगर हम इंटोनेशन सुने एक जो है वो सेंटेंस दिस इज़ माई फादर, दिस इज़ माई फादर, तो आपको इजीली में फील हो रहा होगा कि फादर पर जो है, फादर के भी फर्स्ट सिलेबल पर जो है वो क्या कहते हैं पिच जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा नोट हाई है। लेकिन अगर इसी को हम एक क्वेश्चन बना दें, इज़ दिस योर फादर, इज़ दिस योर फादर, इज़ दिस योर फादर, तो आमतौर पर इसमें अब सेकंड सिलेबल जो है द, उस पर जो है वो हमें थोड़ी पिच जो है वो ज़्यादा पिच ज़्यादा सेकंड सिलेबल पर नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सिलेबल। अभी मैं आपको जो है वो नेटिव स्पीकर्स को ही सुना देता हूँ, उनको सुनते हुए वो थोड़ा क्योंकि प्योर उस तरह बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसे उर्दू में देखें क्या तो उर्दू में अब हम देखते हैं कि हमारी पिच कहाँ कम हो रही है, कहाँ ज़्यादा हो रही है। ये मेरे अब्बू हैं, क्या ये मेरे अब्बू हैं, क्या ये मेरे अब्बू हैं, ठीक है। तो इधर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये वर्ड जो है वो उसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट पे जो है वो ज़्यादा हमें पिच जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम अब्बू वाला वर्ड ही देखें तो अब्बू में तो वैसे भी क्योंकि खैर सिलेबल जो है वो दो ही बनते हैं, या बाप अगर कर लेते हैं, ये मेरे बाप हैं, क्या ये मेरे बाप हैं, ठीक है। या बाबा चलें कर लें, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे बाबा हैं, क्या ये मेरे बाबा हैं। तो खैर ये पे ही जो है वो थोड़ा ज़्यादा पिच नज़र आ रही है क्वेश्चन स्टेटमेंट पर। या मैंने खाना खा लिया है, क्या मैंने खाना खा लिया है। हाँ, इधर अब देखें कि
जब मैं कह रहा हूँ क्या मैंने खाना खा लिया है, तो इधर भी जो है वो वर्ब जो है खा, उस पर थोड़ी ज़्यादा पिच हो रही है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो उधर भी थोड़ा मुझे वर्ब पर ही ज़्यादा पिच नज़र आ रही है। तो मे बी इंग्लिश और जो है वो उर्दू का जो है वो इंटोनेशन पैटर्न हमें थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। खैर अभी नेटिव स्पीकर को भी सुन लेते हैं। इवन के अगर सिंपल स्टेटमेंट हो, अगर सिंपल स्टेटमेंट हो तो इंग्लिश में उस सिंपल सेंटेंस से भी सिंपल सेंटेंस का भी मीनिंग चेंज हो जाता है अगर हम इंटोनेशन चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ कैट। अब देख लें दूसरा सेंटेंस आपको वादे पता चल रहा है कि एज अ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उर्दू में तो उर्दू में भी इस तरह हो जाता है, जैसे मैंने भी आपको शुरू में एग्जांपल दी, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। तो दूसरे में आपको पता लग रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक, ठीक है। तो अब हम सुन भी लेते हैं ये वाली एग्जांपल्स। उसी वेबसाइट पर आए हैं, अ कोर्स इन फोनेटिक्स का चैप्टर 1, और उसमें आप जो है अब एग्जांपल 1.7। This is my father. Is this your father? This is a cat. This is a cat? ठीक है, तो उन्होंने भी जैसे दिस इज़ अ कैट इस तरह उन्होंने कहा। ये हो गया जी, इंटोनेशन भी होगी। तो हमने जितने भी जो है वो सुपरा सेगमेंटल फीचर्स देखे हैं, इन्हें हम एक इंटर रिलेशन में देखते हैं कि ऑल सुपरा सेगमेंटल फीचर जो हैं they are characterized by the fact that they must be described in relation to other items in the same utterance। यानी हमें जब हम पिच को देखते हैं तो यकीनन हमें स्ट्रेस को और इंटोनेशन को भी देखना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो पिच, लेंथ, डिग्री ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, ये असल में वो मेन इनकी रिलेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो आमतौर पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, वो हमें आमतौर पर पता होनी चाहिए। और लेकिन और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम एक सिलेबल को स्ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आने वाले दूसरे सिलेबल को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते जितना कि उस सिलेबल को, यानी जो हम जितना भी ऊंची बोल, मैं जितना बढ़ती ऊंची बोलूँ ना, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, मैं लेकिन खाना को खा लिया जितना ऊंचा नहीं बोल सकता, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता। यानी दो इकट्ठे सिलेबल को आमतौर पर हम एक जैसी स्ट्रेस देना थोड़ा मुश्किल होती है, बेशक हम शाउट कर रहे हों या जितना भी जो है वो सॉफ्टली बोल रहे हों। तो आप एक स्ट्रेस को ही सिलेबल एक एक सिलेबल पर स्ट्रेस दे सकते हैं एज अ कंपेयर अपोज टू another syllable. So you can stress one syllable as opposed to another irrespective of whether you are shouting or talking softly. जो चिल्ड्रन हैं वो भी इंटोनेशन पैटर्न को इसी तरह यूज़ करते हैं, यानी कि उन्हें नहीं पता होता, लेकिन उनकी जो वॉइसेस हैं उनकी जो पिच जो है वो हायर होती है, यानी चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी पिच जो है वो हाई होती है। अब सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स के फंक्शंस क्या हैं? तो जो एब्सोलूट वैल्यूज़ होती हैं कि हमें जी ये जानने की हमें ज़रूरत नहीं है जी उसकी पिच इतनी है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, तो ना ही ये लिंग्विस्टिकली इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो ये फीचर्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कन्वे करते हैं स्पीकर्स की एज के बारे में। ज़ाहिर अगर वो चाइल्ड है, अगर किसी की पिच बहुत ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं, बेशक हमारे वो सामने भी नहीं है तो हम देख सकते हैं कि वो एज उसकी क्या है, तो वो चाइल्ड होगा। इवन कि हमें ये भी पता चल जाता है इसी वजह से कि ये मेल की वॉइस है या फीमेल की वॉइस है, क्योंकि मेल और फीमेल की पिच फ्रीक्वेंसी एक जितनी नहीं होती। तो ये भी हम पढ़ेंगे भी आगे। 120 to 200 हर्ट्स मेल की होती है और 200 to 400 हर्ट्स जो है वो फीमेल की होती है। यानी एज का पता चल जाता है, सेक्स, इमोशनल स्टेट कैसी है किसी पर्सन की। ज़ाहिर अगर कोई रो रहा हो तो और तरह से पिच होगी, कोई हंस रहा हो और तरह से पिच फ्रीक्वेंसी होगी, और उसके एटीट्यूड टुवर्ड द टॉपिक अंडर डिस्कशन, यानी यह भी हमें इन्हीं चीज़ों से पता चल जाता है कि जो स्पीकर है वो जिस टॉपिक पे बात कर रहा है वो गुस्से से बात कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है। और यही चीज़ें आमतौर पर पॉलीग्राफ आपने सुना होगा, पॉलीग्राफ जो आमतौर पर जिसे लाई डिटेक्टर कहते हैं, जो आमतौर पर पुलिस यूज़ करती है और वो किसी ना किसी तक हद तक हेल्पफुल होता है, और वो इन्हीं चीज़ों को आमतौर पर उसमें भी शायद देखा जाता है। ठीक हो गया, तो ये कुछ फीचर्स हैं। तो फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये था आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा, और ये रेफरेंसेस मैंने आपको दे दिए।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 1 का को रीकैप करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।